नमस्कार दोस्तों, कृष्णा इसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस की तैयारी के संदर्भ में। बीपीएससी मेंस 66। और जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णा आईएएस से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर के लिए पूरे देश में जाना जाता है और हमने स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को ही फोकस करके अध्यापन किया है। और हमारी कोचिंग दो जगह पर दिल्ली में है, एक डॉक्टर मुखर्जी नगर में और दूसरा ओल्ड राजेंद्र नगर में। ओल्ड राजेंद्र नगर में इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम भी चलती है और इंग्लिश मीडियम भी चलती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि चूँकि ऑफलाइन कोचिंग अभी भी दिल्ली में बंद है और पटना में ऑफलाइन कोचिंग खुल चुकी है, तो इस बार पटना में हम 20 जनवरी से बोरिंग रोड में शिवम होटल के ऊपर, बोरिंग रोड चौराहा के पास शिवम होटल है, और वहाँ संवाद आईएएस में हम 20 तारीख से बीपीएससी मेंस के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को ऑफलाइन प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो लोग बिहार में हैं वो वहाँ पर चाहें तो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, और हमने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये पूरे सिस्टम डेवलप करके रखा है। तो इसकी सूचना मैं आप लोगों को एक बार देना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर पटना में 20 जनवरी से 2 बजे जो है संवाद आईएएस के मंच पर हमें आपके साथ एंथ्रोपोलॉजी ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे, और आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करें बीपीएससी मेंस 66 एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में। एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी जो लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 66 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एंथ्रोपोलॉजी विषय की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे उनकी रणनीति होगी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के संदर्भ में। तो आज के इस क्लास में हमें थोड़ी सी चर्चा आपके साथ रणनीति पर करेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी में स्ट्रेटजी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जब किसी विषय की तैयारी हम प्रारंभ करते हैं तो हमें उस विषय की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को निर्धारित करने में, रणनीति को निर्धारित करने में 2 चीज़ों को विशेष रूप में हमें ध्यान में रखना है। एक तो पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना है, आपके जो विषय वस्तु हैं, आपके जो पाठ्यक्रम हैं, उस पाठ्यक्रम को आप ध्यान में रखें। और दूसरा क्वेश्चन के पैटर्न, राइट, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर आप अपनी रणनीति का निर्धारण कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी विषय में आमतौर पर जो छात्र आते हैं उनका एक प्रश्न सीधा साधा होता है कि मैंने इस विषय को पढ़ा नहीं है, अभी तक पढ़ा नहीं है। तो पहला जो उनके मन में संशय आता है कि क्या मानव विज्ञान के अध्ययन के लिए कोई बैकग्राउंड होने की आवश्यकता है या नहीं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन के लिए आपके पास किसी भी बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जब हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं और मनुष्य के जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक साइंस है। तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अधिकांश जो सोशल साइंस है वो मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है, तो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी के विषय वस्तु से आप अवगत होते हैं। इसलिए एक तो इसमें बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे आपके मन में ये बार बार सवाल उठता होगा कि एंथ्रोपोलॉजी में इतना ज़्यादा मार्क्स क्यों मिलता है छात्रों को, राइट? आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी में 300 नंबर का जो एग्ज़ाम है इसमें 200 मार्क्स से अधिक वो नंबर प्राप्त करते हैं। तो क्यों प्राप्त करते हैं, इसी विषय में क्यों इतना ज़्यादा मार्क्स आता है? यूपीएससी में भी आप देखेंगे कि अधिकांश टॉपर जो हैं एंथ्रोपोलॉजी विषय से आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले लोग यूपीएससी में भी टॉप कर रहे हैं। और भी कई ऐसे स्टेट है जिसमें एंथ्रोपोलॉजी विषय है, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी एंथ्रोपोलॉजी विषय है, वहाँ भी एंथ्रोपोलॉजी विषय को लेने वाले छात्रों की सफलता का रेट बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी एंथ्रोपोलॉजी विषय ऑप्शनल के रूप में विद्यमान है और वहाँ भी एक ट्रेंड चल पड़ी है कि एंथ्रोपोलॉजी में सबसे बेस्ट मार्क्स मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल विषय है और वहाँ के भी जब एनालिसिस करेंगे आप रिजल्ट के बारे में तो आप देखेंगे कि वहाँ भी टॉपर रैंक में एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं। उड़ीसा में भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर है, वहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजी जो है के अंतर्गत काफ़ी मार्क्स मिलती है और टॉप रैंकर जो है एंथ्रोपोलॉजी से अक्सर होते हैं। तो जब आप इस विषय को पढ़ने का प्रयास करते हैं, खास करके मैं आज के इस सत्र में बीपीएससी पर मैं फोकस से हूँ, तो विषय को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमने कहा कि जो रणनीति आप बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं, तो इसमें पाठ्यक्रम में को ज़रूर ध्यान में रखें। और हमारा जो एंथ्रोपोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है वह 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव विज्ञान, राइट। दूसरा जो सेक्शन है जो 2 खंडों में बटा हुआ है, दूसरा सेक्शन, इस दूसरे सेक्शन का जो ए है 2A, उसके अंतर्गत हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे और हम लोग बेसिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ेंगे। दूसरा सेक्शन जो है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है। और तीसरा जो खंड है इसमें आप भारतीय मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, राइट। भारतीय मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एक चीज़ ध्यान ये रखिएगा कि जब बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी आप करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बीपीएससी की तैयारी में जो आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, मानव विज्ञान का विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु इसके पाठ्यक्रम को आप देखते हैं तो ये पाठ्यक्रम पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इससे जो सिलेबस से बीपीएससी ने प्रोवाइड किया है उस सिलेबस को थोड़ी सी संतुलित, थोड़ी सी बैलेंस करने की ज़रूरत है, उसकी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें पाठ्यक्रम पूरी तरह से क्लियर नहीं है, राइट। दूसरा, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कई ऐसी चीज़ें दी हुई है जिससे प्रश्न नहीं बनते हैं। मैं उसकी चर्चा करूंगा। उसको लेकर कई छात्र जब पाठ्यक्रम को नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा टेंस भी होते हैं। और समान तौर पर बिहार में कोई एंथ्रोपोलॉजी को फोकस करके
विगत 10 वर्षों से पटना में कोई फोकस करके उस तरह का अध्यापन नहीं है, इसलिए अक्सर जो बच्चे पटना से दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर के हम लोगों से पढ़ते हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि सर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को कैसे हम लोग तैयार करेंगे। तो उसके पाठ्यक्रम का पहले मैं विश्लेषण करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बहुत आसानी पूर्वक आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, अगर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पाठ्यक्रम को देखें, यूपीएससी के पाठ्यक्रम को देखें और बीपीएससी का पाठ्यक्रम देखें, तो बीपीएससी का फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पाठ्यक्रम यूपीएससी के पाठ्यक्रम से 1/4 भी नहीं है, राइट। 20% ही होगा, क्योंकि उसमें 4-5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही दिया हुआ है और टॉपिक में कुछ टर्म इस तरह से बढ़ा के दिया हुआ है कि आप उसको देखते हैं और कंफ्यूज करते हैं। और तीसरा जो सेक्शन है आपका भारतीय मानव विज्ञान का, इसका पाठ्यक्रम बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वो पूरी तरह से डिस्क्राइब है, राइट। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई कंफ्यूजन जैसी बातें नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे देखें विषय वस्तु को समझने के क्रम में कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ सावधानियां बरतनी है और कैसी इस सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है, पहले तो आप उसको समझिए और फिर मैं क्वेश्चन की बात भी करूंगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जो सेक्शन है इससे 100 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके लिए 100 मार्क्स निर्धारित है और इस 100 मार्क्स के अंतर्गत आपसे 4 प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं, आंसर आपको 2 करना है, राइट। इसमें से 2 का आंसर करना है। इस 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन फुल लेंथ होता है, ध्यान ये रखना है कि 3 क्वेश्चन फुल लेंथ होता है और इसमें 3 क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप का होगा और 1 क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स होगा। पहले तो आप इसको जानकारी हासिल कर लीजिए कि आपको 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग होगा, 1 शॉर्ट नोट्स होगा। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमको ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करनी है तो हम क्या करें। हम शॉर्ट नोट्स को लिखना हमारे लिए बेहतर होगा या फुल लेंथ के लिए। तो अगर तीनों सेक्शन की बात करेंगे तो तीनों सेक्शन में 1-1 शॉर्ट नोट्स आता है, जिसमें 4 या 5 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, जिसमें 4 शॉर्ट नोट्स को आपको लिखना है। तो मेरा जो सुझाव ये है कि आप शॉर्ट नोट्स के आंसर को जरूर लिखें। देखिए, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये आप तभी लिख सकते हैं जब आप प्रॉपर उसका प्रैक्टिस किए हुए हैं। और अगर आप इसको लिखते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन जो बीपीएससी में आंसर करनी होती है, 12 क्वेश्चन में अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगर 3 शॉर्ट नोट्स उसमें लिखते हैं और परफेक्ट लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना अधिक रहती है, अधिक मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहला चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि शॉर्ट नोट्स की बहुत बेहतर तैयारी करनी चाहिए। दूसरा कि शॉर्ट नोट्स आप बहुत बेहतर तभी लिख सकते हैं जब पूरे पाठ्यक्रम पर आपका कमांड है। आप गेस करके शॉर्ट नोट्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं और ये एग्जामिनर के दिमाग में भी ये बातें रहती है कि जो स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतर लिखता है उसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये तो बातें हुई क्वेश्चन के पैटर्न की। आप क्वेश्चन के पैटर्न को आप सिंपल समझें कि ये हमें करना है। दूसरा, जब हम सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो देखिए, पहला जो इसका टॉपिक है वो बेसिक है। यानी बेसिक के का मतलब क्या है
कि एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन है इसमें, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव विज्ञान किसको कहते हैं, और फिर मानव विज्ञान के स्कोप, मानव विज्ञान के विकास और मानव विज्ञान के ब्रांचेस का अध्ययन भी करना है। अब एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो बीपीएससी में ब्रांचेस दिया हुआ है वो 5 प्रमुख शाखाओं की चर्चा वहाँ की गई है। आपके जो है पाठ्यक्रम में मानव विज्ञान का जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उस सिलेबस के अंतर्गत 5 इम्पॉर्टेंट शाखाओं का उल्लेख किया गया है आपके विषय वस्तु में। तो 5 जो शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान और व्यवहारिक मानव विज्ञान, ये जो टॉपिक है जिससे हम एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता चलता है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिहार लोक सेवा आयोग में अगर प्रश्न के दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि प्रश्न का जो नेचर होता है क्वेश्चन का इस टॉपिक से, वह देखने में बड़ा सिंपल लगता है, बहुत ही साधारण आपको लगेगा। जैसे अगर आप बात करें तो 65th जो बीपीएससी है इसमें इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा आपको पुरातात्विक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान से, और बड़ा सिंपल लगता है देखने में, आपको लगता है कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, पुरातात्विक मानव विज्ञान से आप क्या समझते हैं, और फिर पूछा है इसके क्षेत्र का चर्चा करें। 64वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या है और इसके क्षेत्र की चर्चा करने पर प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न जब आप देखते हैं तो प्रश्न देखने में आपको लगता है बड़ा सिंपल, और कई लोग एग्ज़ाम जो दिए हैं, 64वीं का एग्ज़ाम दिए, 65वीं का एग्ज़ाम दिए या 63वीं का एग्ज़ाम दिए, तो अगर वो लोग तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं या कहीं कोचिंग भी उन्होंने किया है, और उसके बाद वो दिल्ली में आकर के क्लास करते हैं और कहते हैं सर मार्क्स नहीं मिला, हमने इस क्वेश्चन को टच किया था। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब जो बेसिक पोर्शन है, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, जिसमें 5 प्रमुख शाखाओं की का उल्लेख है आपके सिलेबस में, तो उन 5 प्रमुख शाखाओं में रिसेंट क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इन सारी चीज़ों से आपको अवगत रहनी पड़ेगी। अगर आप उससे अवगत नहीं हैं तो आप जो कंटेंट तैयार करते हैं, जो कंटेंट आप परीक्षा में प्रस्तुत करते हैं, वह कंटेंट उन छात्रों की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर रहता है जो या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली में आकर के वो पढ़ रहे हैं। ध्यान ये रखना है, क्योंकि कंटेंट, असली प्रतिस्पर्धा किस चीज़ का है, आपके प्रेजेंटेशन का, आपके कंटेंट का। मैं छोटी सी बात आपको कह रहा हूं कि जब पुरातात्विक मानव विज्ञान के क्षेत्र की चर्चा आप करेंगे तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, एक तो सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, पहले भी एग्ज़ाम दिया है, और उनसे अगर पूछा जाए कि पुरातात्विक मानव विज्ञान के ज्ञान का मानव जनसंख्या, वर्तमान हमारा कंटेम्परेरी जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के विकास में क्या योगदान है, क्या आपने इस पॉइंट्स को क्षेत्र के अंतर्गत लिखा है, तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोगों के पास इसके संदर्भ में कंटेंट नहीं है। एक सिंपल सी बात मैं आपको करूं, व्यवहारिक जो पुरातात्विक मानव विज्ञान है, इसके अंतर्गत एक शाखा के रूप में डेवलप हुआ है सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन। ये सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन, ये आर्कोलॉजिकल मानव विज्ञान जो है, पुरातात्विक मानव विज्ञान जो है,
उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में डेवलप हुई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पुरातात्विक मानव विज्ञान के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से कंटेम्प्ररी समाज के विकास में कर रहे हैं। तो एक तो सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन जो है, इसके एक क्षेत्र के रूप में, एक शाखा के रूप में ये डेवलप हुआ है, और जो कि एक व्यवहारिक पुरातात्विक मानव विज्ञान का पार्ट है। उसी तरह से अगर आप सैद्धांतिक की बात करें, जहाँ पर आप आर्कियोलॉजिकल मानव विज्ञान के क्षेत्र को लिखने जा रहे हैं, मैं केवल आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप इससे क्वेश्चन का आंसर लिखें, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या आप जब भी इसको पढ़ रहे हैं तो क्या आपके पास इस तरह के कंटेंट है जो आप अपने प्रश्नों के आंसर में लिख रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल मानव विज्ञान या पुरातात्विक मानव विज्ञान जो है, इसके क्षेत्र को जब सैद्धांतिक जो पक्ष है उसको लिखने जाते हैं तो आप प्राक ऐतिहासिक पुरातत्व, आदि ऐतिहासिक पुरातत्व, ऐतिहासिक पुरातत्व और बहुत ज़्यादा तो क्लासिकल पुरातत्व तक जाते हैं। लेकिन नई इसकी कई शाखाएं डेवलप हुई है। जैसे हम अगर बात करें कि अंतःजल पुरातत्व, राइट, मेरीटाइम आर्कियोलॉजी की बात करें, इंडस्ट्रियल आर्कियोलॉजी की बात करें, न्यू आर्कियोलॉजी की बात करें, इथनो आर्कियोलॉजी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शाखा के रूप में डेवलप हुआ है। और यूपीएससी के जो सेकंड पेपर एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो सेक्शन है उसमें इथनो आर्कियोलॉजी भी है। तो आप सोचिए कि अगर आप फिर प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी है, तो आप अगर इन सब सेक्शन को आप नहीं टच करते हैं, उस पे नहीं लिखते हैं, न्यू आर्कियोलॉजी के बारे में आप बात नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आर्कियोलॉजी के क्षेत्र के अंतर्गत न्यू आर्कियोलॉजी का जो कंसेप्ट आया है और न्यू आर्कियोलॉजी जो सेक्शन डेवलप किया है, नौ पुरातत्व, उससे अवगत अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि जो मानव विज्ञान का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत, उसको गहनतापूर्वक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार प्रश्न ऐसे पूछा बीपीएससी ने कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अध्ययन की विधि की चर्चा करें। अब कई बच्चे आए हमारे पास, दिल्ली में आए क्लास में, और उन्होंने कहा कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कि सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की विधि क्या है, मेथड क्या है, अप्रोच क्या है। अब देखिए ये बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ है तो जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इसकी अप्रोच, इसके यूनिकनेस, इसके मेथड की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम लोग होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, हम लोग बायोकल्चरल अप्रोच की बात करते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं, हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, हम लोग इमिक एंड एटिक अप्रोच की बात करते हैं, हम लोग फील्डवर्क मेथड और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम कंपैरेटिव मेथड यूज़ करते हैं, हम हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करते हैं, हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। तो इतनी जो पॉइंट हैं जिसकी चर्चा मैंने की, ये सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की अध्ययन की विधि है। ये बहुत सिंपल है। और जब एंथ्रोपोलॉजी हम पढ़ने जाते हैं तो फर्स्ट जो टॉपिक है, उस फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत ही हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जब कभी भी आप फर्स्ट टॉपिक जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का है उसका अध्ययन आप करते हैं, तो अध्ययन करने के दौरान आप पांचों शाखाओं का मैं बात कर रहा हूं कि 5 प्रमुख जो शाखाएं हैं आपके पास, उसकी किस किस तरह से डेवलपमेंट हुए हैं और आज उसमें क्या चीज़ हुआ है ना, आज के डेट में उसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। अगर ये चीज़ें आपको पता है और आप अपने आंसर में रिसेंटली जो चीज़ें हो रही है उसको अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए
आप देखेंगे कि जो लोग 200 से अधिक मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं उनके पास कुछ बेहतर कंटेंट है, और बेहतर कंटेंट है इसलिए वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी करने की रणनीति क्या होनी चाहिए कि एक साल जिस साल हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे पास वो सारे कंटेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंटेंट, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने में मदद करें। अदरवाइज़ आप 2 साल 3 साल 4 साल एग्ज़ाम देते हैं और फिर आपको मार्क्स कम मिलता है तो फिर आपकी परिश्रम बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसलिए मैं आपको सुझाव ये देना चाहता हूँ कि आप पढ़ें इस तरह से कि आपके पास स्टैंडर्ड कंटेंट रहे, और जब स्टैंडर्ड कंटेंट रहेगा तो आप अवश्य परीक्षा पास करेंगे। परीक्षा पास करने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जो है टॉपिक है, उस टॉपिक के अंतर्गत आमतौर पर अभी तक के जो जिन स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, और कम से कम मैंने मानव विज्ञान के 1000 छात्रों को तो पढ़ाया ही है, राइट। तो मानव विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं, जो बीपीएससी में दूसरा टॉपिक है जिसके अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत कुछ अवधारणा है, उस अवधारणा के अंतर्गत समाज, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक संस्था, समुदाय, समिति, समूह, बैंड एंड ट्राइब। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक तो क्या करते हैं कि आते हैं और कहते हैं इसमें दिक्कत होती है, पढ़ने में तो सही है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है। और जब तक आप इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को आप नहीं समझेंगे तब तक आप शॉर्ट नोट्स में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत 2-3 शॉर्ट नोट्स तो यहीं से होता है, शॉर्ट नोट्स 2-3 आपको यहाँ से होगा। तो कैसे आप इन कॉन्सेप्ट को आप समझें, और ये कॉन्सेप्ट जो है जो कि यहाँ पर है उसका उपयोग हम विवाह के अध्ययन में, परिवार के अध्ययन में, नातेदारी के अध्ययन में, आर्थिक मानव विज्ञान के अध्ययन में, राजनीतिक मानव विज्ञान के अध्ययन में, धर्म के अध्ययन में हम इसका उपयोग करते हैं। ध्यान ये रखना है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक मैं केवल आपको संदर्भ देना चाहूँगा कि जो अवधारणा मेंशन है, जिन अवधारणाओं को हम लोग पढ़ते हैं उसके अंतर्गत 2 तरह के अप्रोच आपको ध्यान में रखना है कि कुछ अवधारणाएं संरचनात्मक है और कुछ अवधारणाएं प्रक्रियात्मक है, राइट। पहले तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस पे हमें प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें इस टॉपिक पर, तो आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि कुछ कॉन्सेप्ट संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। जैसे हम बात करें समाज, ये स्ट्रक्चरल है, समूह स्ट्रक्चरल है, समुदाय स्ट्रक्चरल है, जनजाति स्ट्रक्चरल है, वृंद स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है, और संस्कृति फंक्शनल है, संस्था फंक्शनल है। ये अगर आपके पास स्पष्ट हो जाती है तो फंक्शनल का मतलब है कि इसकी विशेषताओं को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी विशेषता में ये मिलेगा कि ये फंक्शन करता है, इसके प्रकार होते हैं, ये फंक्शन करता है, और ये स्ट्रक्चर को बताता है कि स्ट्रक्चर है क्या, राइट। देखिए ये जो टॉपिक है, मेरी जो पुस्तक है मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन, राइट। जो लोग बिहार में होंगे तो आपको ये छोटू बुक सेंटर जो बीपीएससी के पास है वहाँ पर मिल जाएगी, पटना में छोटू बुक सेंटर बीपीएससी के पास। उसमें मैंने इस चैप्टर को, चूँकि इस चैप्टर में अधिकांश लोगों को दिक्कतें होती थी, तो इसमें मैंने विशेष तौर पर इसको फोकस करके इस तरह से लिखा है कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो
और आप आराम से उस विषय वस्तु को समझ सकते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान को समझने के लिए ये जो पाठ है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। बहुत बेहतर अगर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आगे सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि कई जगह इसका एप्लीकेशन करते हैं। जैसे एक सिंपल सी मैं बात करता हूँ, आप उसके माध्यम से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सपोज करो कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है। परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है, राइट? परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है। आप इसका विश्लेषण कीजिए। ये एक प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है, देखने में तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न लग रहा। तो संस्था कहने का मतलब कि ये प्रकार्यात्मक रूप में आपको परिवार को लिखना है, यानी परिवार के फंक्शन के संदर्भ में इसके सार्वभौमिकता को स्पष्ट करना है। ये क्लियर कट है। चूंकि लोगों को संस्था या समूह के बारे में क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो कई बार परिवार सार्वभौमिक संस्था है, उसमें भी लोग परिवार के प्रकार, संयुक्त परिवार और जो है नाभिकीय परिवार या विस्तृत परिवार को लिखने लगते हैं, जो गलत है। और चूंकि एग्जामिनर इस बात को एहसास कर लेता है कि स्टूडेंट के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, और इसलिए एग्जामिनर उसमें कम मार्क्स देता है। इसी को अगर मैं प्रश्न को बदल देता हूं कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संघ है, एसोसिएशन है, राइट? तो देखो एसोसिएशन जो है ये संरचनात्मक अवधारणा है। तो अगर आपको परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संघ है, एसोसिएशन है, यूनिवर्सल एसोसिएशन, फैमिली इज ए यूनिवर्सल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो यहाँ पर आपको संरचना के संदर्भ में लिखना है। और ये छोटी सी बात अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा ब्लंडर करके आते हैं, जहाँ आपको मार्क्स कम मिलता है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, जिसके अंतर्गत संस्कृति, सभ्यता, समाज, सामाजिक संस्था, सामाजिक समूह, समुदाय, संघ, समिति और वृंद और जनजाति आपको पढ़ना है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि इस कॉन्सेप्ट के ज्ञान का उपयोग हम आगे की टॉपिक में कर सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यहाँ से आपका शुरू होता है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत तीसरा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ध्यान ये रखना है कि इसके अंतर्गत 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है। एक पहला जो चीज़ है ये है विवाह, राइट? तो विवाह के संदर्भ में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, विवाह के सारे जो पहलू है उसको स्पष्ट नहीं करता है। दूसरा हमें पढ़ना है परिवार, और तीसरा हमें पढ़ना है नातेदारी। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ते वक्त थोड़ा सा सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इस टॉपिक को स्पष्ट रूप से जानना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट? और जब तक आप उन चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे, और फिर आप थोड़ी सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपको मार्क्स प्राप्त होने में कठिनाई होती है। तो पहला चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं कि विवाह क्या है, राइट? एक तो ये पढ़ेंगे, और इसी से रिलेटेड है सार्वभौमिक परिभाषा की समस्या। विवाह की सार्वभौमिक परिभाषा की समस्या, राइट? ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जो विवाह, परिवार, नातेदारी है,
इसको जब पढ़ने जाते हैं आप तो आपके पास केस स्टडी होना चाहिए। मैं बार बार पहले की भी वीडियो में मैंने चर्चा किया है और क्लास में भी मैं प्रॉपर केस स्टडी आपको लिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लीड कर सकते हैं। केस स्टडी आप कलेक्ट कीजिए। एक चीज़ केस स्टडी के बारे में ध्यान ये रखना है कि एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी का मतलब क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी का मतलब होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उस पर केस स्टडी किया है जाकर के फील्ड में। न्यूज केस स्टडी नहीं होता है। कई लोग आजकल न्यूज़ को भी केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से गलत है। तो एक तो सार्वभौमिक परिभाषा की समस्या आपको पढ़ना है, फिर विवाह के नियम पढ़ना है, राइट, लॉ ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि लॉ ऑफ मैरिज जो बीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है वो बहुत अस्पष्ट नहीं है। केवल एक ही लॉ ऑफ मैरिज का जो पार्ट है, इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज़ की अध्ययन हम लोग करते हैं। एक तो अगम्यागमन निषेध यानी इंसेक्ट टेबू का अध्ययन करते हैं, दूसरा इंडोगेमी, तीसरा एक्सोगेमी, चौथा हाइपरगेमी और पांचवा हाइपोगेमी। तो ये 5 चीज़, लॉ का मतलब 5 चीज़ ये आपको पढ़ना है, पहले ही क्लियर होनी चाहिए आपके पास कि ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ का अध्ययन हम लोग विवाह के लॉ के अंतर्गत करते हैं। और फिर विवाह का विनियमन, राइट, रेगुलेशन ऑफ मैरिज। तो ध्यान ये रखना कि रेगुलेशन जो है और लॉ है उसमें अंतर है। और रेगुलेशन में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। एक प्रिफरेंशियल मैरिज, अधिमान्य विवाह, बीपीएससी के सिलेबस में यही स्पष्ट है। अदर जो रेगुलेशन हैं विवाह के, उसकी चर्चा बीपीएससी में नहीं है। तो 3 चीज़ हम बात करें, प्रिफरेंशियल मैरिज, प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज एंड प्रोस्क्रिप्टिव मैरिज। अधिमान विवाह, निर्धारित विवाह और निषिद्ध विवाह, ये 3 रेगुलेशन है विवाह के संदर्भ में। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो अधिकांश से मैं देखता हूँ कई बच्चे लेकर आते हैं तो लॉ का पॉइंट रेगुलेशन में, रेगुलेशन का पॉइंट लॉ में वो मेंशन करते हैं। और चूंकि जहाँ से भी कंटेंट वो ले रहे हैं तो जिसने कंटेंट बनाया है उसी को इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है और इसलिए वहाँ पर वो गलती कर देते हैं। कई बार तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि मैंने कहीं से पढ़ा है, किसी ने बताया है, और इस कारण से वो गलती कर बैठते हैं। तो पहले तो आप सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से आप समझिए। तीसरा जो है, आपको टाइप्स भी पढ़ना है, विवाह के प्रकार, राइट, एकल विवाह, बहुविवाह, ये 2 टाइप। अब बहुविवाह फिर 2 टाइप में, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, और फिर एक समूह विवाह। यानी इसके अंतर्गत मेजर 3 जो टाइप है उस 3 टाइप को आपको पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट करना है और उसके अनुरूप डायग्राम आपको बनाना है। और इसके बाद विवाह का प्रकार भी आपको पढ़ना है। विवाह का प्रकार यानी विवाह का जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी आपको ध्यान में रखना है कि विवाह क्या फंक्शन करती है। और फिर एक और चीज़ विवाह में पढ़ना है, वैवाहिक भुगतान, मैरिज पेमेंट, जिसके अंतर्गत वधू मूल्य आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इस तरह से विवाह नामक जो टॉपिक है, इस टॉपिक में के अंतर्गत इतनी चीज़ आपको पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना चीज़ नहीं दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में इतनी चीज़ों को नहीं दिया हुआ है, तो आपको इसको कलेक्ट करना है। पहले तो आपको पाठ्यक्रम ठीक करना है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम जब आप ठीक कर लेंगे तब उसके अनुरूप कंटेंट तैयार करना। कंटेंट तैयार करने के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान ही रखना है कि जब भी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के कंटेंट की बात करें तो उसमें केस स्टडी पर ध्यान देना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको 200 नंबर से अधिक मार्क्स मिले तो आप केस स्टडी कलेक्ट करके रखेंगे, और केस स्टडी जब कलेक्ट करके रखेंगे
तो फिर उससे आप सही जगहों पर उसको पुट करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग परिवार की बात करें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है परिवार, राइट। अब देखिए परिवार में फिर आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो आपको पढ़ना है क्या है, यानी परिवार की परिभाषा ध्यान में रखना है, या परिवार का जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया गया है। दूसरा आपको परिवार की सार्वभौमिकता, परिवार की सार्वभौमिकता, ये टॉपिक के आपको तैयार रहनी चाहिए। और इसमें बेसिकली ये टॉपिक जो है केस स्टडी बेस्ड है। इसके संदर्भ में, इसके पक्ष में कई केस स्टडी है और इसके विरोध में भी कई केस स्टडी है। तो आप केस स्टडी को तैयार रखेंगे और उस केस स्टडी के माध्यम से परिवार को समझने का प्रयास करेंगे। और फिर आप एक और टॉपिक उसमें तैयार कर लेंगे कि परिवार संस्था या समिति या दोनों, राइट। ये आपको परिवार के संदर्भ में ध्यान रखना है। और फिर परिवार के प्रकार, राइट, परिवार के प्रकार, टाइप। अब देखो टाइप जो है उसमें कई आधार पर परिवार का टाइप है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, परिवार की संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार, रक्त संबंध के आधार पर परिवार का प्रकार, विवाह संबंध के आधार पर परिवार का प्रकार, रेजिडेंस के आधार पर, रेजिडेंस पैटर्न के आधार पर परिवार का प्रकार, उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का प्रकार, सत्ता के आधार पर परिवार का प्रकार। तो ये एक बड़ा टॉपिक होता है और इसको टाइप्स को आपको तैयार करके रखना है। उसके संदर्भ में आपको एग्जाम्पल भी तैयार करके रखना है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है परिवार के प्रकार, फंक्शन। परिवार के फंक्शन को आप जरूर अध्ययन करें। और फिर परिवार में परिवर्तन, राइट, जिसके अंतर्गत नगरीकरण, औद्योगिकरण और नारी आंदोलनों के प्रभाव के फलस्वरूप परिवार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन का अध्ययन करना है। ध्यान ये रखना है कि परिवार में जो परिवर्तन हो रहा है इस पे भी बहुत सारे केस स्टडी आपको मिलेंगे और उस केस स्टडी के अनुरूप जो है आप परिवार के में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन को आप समझने का प्रयास करेंगे। और जब आप उस परिवर्तन को समझने का प्रयास इस रूप में करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आप इस के विषय वस्तु पर कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। और इसके बाद जो इस टॉपिक से संबंधित टॉपिक है वो है नातेदारी, किनशिप। और अगर हाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो नातेदारी से बीपीएससी ने बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा है, राइट। और ये जो नातेदारी है ये सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान ये रखना है। दूसरा चीज़ कि मैरिज, फैमिली और किनशिप में जो एंथ्रोपोलॉजिकल डायग्राम है उसको ज़रूर आप सारे टॉपिक के लिए आप एंथ्रोपोलॉजिकल डायग्राम कलेक्ट करें, उसको बनाने भी आप जानें और उसको प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। नातेदारी के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, तो एक तो नातेदारी क्या है ना, क्या है आपको पढ़ना है। और फिर नातेदारी के प्रकार, फंक्शन, ये सिलेबस में आपका मेंशन नहीं है कि हमें नातेदारी का फंक्शन भी पढ़ना है, ये मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन जब आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो फंक्शन को आप ज़रूर तैयार कर लें। इसके बाद तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है, नातेदारी शब्दावली, किनशिप टर्मिनोलॉजी।
राइट। ये किनशिप टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन है और हाल के वर्षों में बीपीएससी में खास करके इस पे बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। 2 क्वेश्चन की मैं चर्चा आपको कर देता हूं, ध्यान ये रखिएगा। एक तो 59 जो बीपीएससी मेंस था उसमें क्वेश्चन पूछा जीपी मर्डक का नातेदारी शब्दावली के संदर्भ में किए गए अध्ययन, राइट। अधिकांश विद्यार्थी जो कि बिहार में रख के पढ़े थे, पटना में रख के पढ़े थे, जो मेरे संपर्क में आए, कुछ लोग जरूर जानते होंगे। अधिकांश विद्यार्थी इससे अवगत नहीं थे, क्योंकि जब नातेदारी शब्दावली पढ़ते हैं तो जनरली वो लोग मॉर्गन के स्टडी को पढ़ लेते हैं, जिसमें मॉर्गन ने नातेदारी को 2 वर्गों में बांटा है, वर्गात्मक और विवरणात्मक। लेकिन बीपीएससी के जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के अंतर्गत अब नातेदारी का मानवशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार से हो रहा है, शब्दावली की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान ये रखिएगा कि मैं शब्दावली की बात कर रहा हूं कि मॉर्गन के बाद अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि W.H. रिवर्स का नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में क्या कंट्रीब्यूशन है, A. रेडक्लिफ ब्राउन का उसके अध्ययन में क्या कंट्रीब्यूशन है, जीपी मर्डक का क्या कंट्रीब्यूशन है। जीपी मर्डक ने नातेदारी शब्दावली को विशेष रूप से अध्ययन, इन्होंने अपना जो इनका वर्क है सोशल स्ट्रक्चर, इनके पुस्तक का नाम है 1949 ईस्वी में ये पुस्तक आती है और इस पुस्तक की रचना में इन्होंने लगभग 250 समाजों का अंतः सांस्कृतिक अध्ययन किया था और उस अंतः सांस्कृतिक अध्ययन के आधार पर नातेदारी शब्दावली के संदर्भ में विशेष जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसके अंतर्गत नातेदारी शब्दावली में इन्होंने कहा कि एक तो जो नातेदारी शब्दावली है वो इतना सिंपल नहीं है, इसमें काफ़ी जटिलता है और ये जटिलता है तो प्राथमिक स्तर पर व्यक्ति जो है 7 प्रकार के नातेदारों से घिरा रहता है, द्वितीयक स्तर पर 33 प्रकार के नातेदार आपके हो जाते हैं और इस तरह से नातेदारी की जटिलता को भी दिखाया इन्होंने और फिर उसको 6 प्रकारों में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे एस्किमो, ओमाहा, क्रो, सूडानीज। वो एक विस्तृत चीज़ है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास डायग्राम भी होना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर आप करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे इसके लिए और आप एक प्रॉपर एग्जाम्पल देंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन संभवतः 63 में क्वेश्चन जो है 63 बीपीएससी में, डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी, यानी नातेदारी शब्दावली के निर्धारक तत्वों, निर्धारक कारकों पर प्रश्न पूछा गया था और अधिकांश विद्यार्थी जो कि लोकल लेवल पर पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा डीप पे जाकर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार के सिलेबस में तो ये दिया ही नहीं है, तो उसको उन्होंने नहीं पढ़ा था। हमसे जितने लोगों ने कंसल्ट किया तो सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न था कि आखिर ये क्या है, राइट। तो ये जब आप टिप में जाकर के पढ़ेंगे नातेदारी शब्दावली का, तभी आप जाकर के इसको बता पाएंगे और ये बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। ध्यान ये रखना है कि मैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत, आज इस सत्र के अंतर्गत हम रणनीति के साथ साथ ट्रेंड पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। ट्रेंड बीपीएससी चेंज कर रहा है 59 एग्जाम से ही। तो निर्धारित जो तत्व है नातेदारी की, इसकी 8-9 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो नातेदारी को निर्धारित करता है, जिसमें आपका जनरेशन है, जिसमें आपका सेक्स है, सेक्स के आधार पर नातेदारी शब्दावली डिफर करती है। फिर नातेदारी शब्दावली जो है इसके निर्धारण में बाइफर्केशन,
मतलब विभाजन। इसके अलावा नादारी शब्दावली के निर्धारण में जो वक्ता है, जो जिसके लिए आप नादारी शब्द का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिंग का भी इसमें बड़ा महत्व है। लिंग के साथ साथ उसका रिलेशन का भी महत्व है। तो नातेदारी शब्दावली एक महत्वपूर्ण नातेदारी के अंतर्गत सेक्शन है जिसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न का फिर आपको डेप्थ में अध्ययन करना पड़ता है, और जब तक आप डेप्थ में इसका स्टडी नहीं करेंगे तब तक के आप इससे प्रश्न का आंसर नहीं लिख सकते हैं। इसलिए सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो पार्ट है, इसके अंतर्गत आपको थोड़ी पहले से अधिक गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। किनशिप के अंतर्गत एक और चीज आपको पढ़ना है, किनशिप बिहेवियर, राइट, नातेदारी व्यवहार, राइट। और ये टॉपिक में आपका मेंशन है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि नातेदारी व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं तो इसमें फिर केस स्टडी का आप अवश्य उपयोग करेंगे, और इसके संदर्भ में कई केस स्टडी एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में उपलब्ध है, और इसके माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं और इसके बेहतर कंटेंट जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नातेदारी जो टॉपिक है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है किनशिप एंड डिसेंट। किनशिप एंड डिसेंट, एक चीज़ ध्यान रखना है कि हाल के वर्षों में जो बीपीएससी का सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन का विश्लेषण अगर आप करते हैं तो उस क्वेश्चन में हम पा रहे हैं कि बीपीएससी ने यूपीएससी में आए हुए कुछ क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन में शामिल किया है, और यूपीएससी का जो सिलेबस है, चाहे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हो, चाहे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का हो, चाहे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का हो, ये बीपीएससी से काफ़ी डेप्थ में है। और जब यूपीएससी के क्वेश्चन को बीपीएससी पूछता है और स्टूडेंट उसकी जानकारी नहीं रखता है, तो फिर वहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजी के छात्र हैं, जो खास करके सिंपली पढ़ रहे हैं मानव विज्ञान को, तो उनको थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती है। कई लोग जो 62वीं 63वीं या 64वीं में एग्ज़ाम दिए हैं, उन लोगों के पास भी ये कंटेंट नहीं रहता है, और जिसके कारण उनको दिक्कत होती है और फाइनली वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा उसमें और परिश्रम करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किनशिप और डिसेंट, इसमें एक तो ध्यान रखिएगा कि किनशिप से संबंधित थ्योरी और डिसेंट से संबंधित थ्योरी पर भी थोड़ी सी आपकी ध्यान जानी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बीपीएससी ने यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एज इट इज रखा है, और यूपीएससी में किनशिप एंड डिसेंट थ्योरी के बारे में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में ट्विस्ट क्वेश्चन करे तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ किनशिप से संबंधित बहुत सारे डायग्राम जो है, उस डायग्राम की तैयारी आप कर लेंगे, बना लेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। किनशिप के बाद जो टॉपिक है आपका इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, और इस टॉपिक से भी बीपीएससी ने हाल के वर्षों में कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, और अब ये थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाकर के स्टडी करना है। देखो, कभी भी आप अगर कमीशन की तैयारी करते हैं तो कमीशन की तैयारी करते हैं तो आपको दूसरे से बेहतर होना है। एक चीज़ स्पष्ट है कि अब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने यूपीएससी के लेवल पर एंथ्रोपोलॉजी विषय को पढ़ा है, या जो टीचर यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो केवल स्टेट पीसीएस को पढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यूपीएससी का जो अध्ययन कर रहा
उसके पास कंटेंट जो है बिहार लोक सेवा आयोग का जो अध्ययन कर रहा उससे सुपीरियर है। इस बात को आप स्वीकार करें। और इस कारण से जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कई लोगों को कठिनाइयाँ हो रही है। जैसे 65 जो बीपीएससी है उसमें इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा जिसके आंसर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, राइट। और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का जो क्षेत्र है इसको फॉर्मलिस्ट और सबटेंटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अनुरूप इसके क्षेत्र की व्याख्या करें। अब मैं जहाँ तक जानता हूँ बीपीएससी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको फॉर्मलिस्ट और सबटेंटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में है उसके बारे में जानकारी ही नहीं रहती है, क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी में मेंशन है। तो जो लोकल लेवल पर तैयारी कर रहे हैं उनके पास से इसके संदर्भ में कंटेंट का अभाव होता है और जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फिर उनको कठिनाइयाँ होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपको मेंशन है उस टॉपिक का बेसिक के साथ साथ एडवांस आपको स्टडी करना है। और जब आप एडवांस स्टडी करेंगे तब जा कर के आप बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। और ख़ास करके इससे लक्ष्मण रेखा को जो 200 मार्क्स का लक्ष्मण रेखा है उसको आप पार कर जाएंगे और तब आप बेहतर रैंक के साथ भी आप परीक्षा पास करेंगे। एक बार और बीपीएससी ने बड़ा ही एक क्वेश्चन ने टिपिकल क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी से, जिसके अंतर्गत उसने पूछा कि जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है ये वर्तमान समाज में बाजार एवं व्यापार के अध्ययन में किस प्रकार से उपयोगी है। अब देखो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो अप्लाइड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है, अप्लाइड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है ठीक ढंग से तो आप मोटा मोटी आंसर लिखेंगे कि इन क्षेत्रों में इसका उपयोग है, राइट। आज के डेट में इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप कर गया है, कॉरपोरेट एंथ्रोपोलॉजी डेवलप कर गया है। बहुत सारे कॉरपोरेट इकाइयाँ जो हैं एमएनसी जो हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अपनी एडवाइजरी बोर्ड में रख रही है ताकि कंज्यूमर के बिहेवियर का स्टडी किया जा सके और कंज्यूमर के बिहेवियर के स्टडी के अनुरूप प्रोडक्ट तैयार किया जाए ताकि उस प्रोडक्ट की डिमांड अधिक हो और हम बाजार पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो जब तक इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो इस तरह के प्रश्न में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी है इसके अंतर्गत समान तौर पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के समाज के संदर्भ में, बिहार के जनजातियों के संदर्भ में, तो एक तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत जो विनिमय है, राइट, एक्सचेंज सिस्टम है, उस एक्सचेंज सिस्टम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बेहतर होना चाहिए और उसके बारे में एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आपके पास सटीक नहीं हैं तो फिर आप वहाँ मार्क्स लूज कर देंगे। इसके बाद इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बाद अगर हम बात करें तो आपका टॉपिक है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। और उस पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आप पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत कुछ टॉपिक के मेंशन है आपका, लेकिन उसमें एक टॉपिक के बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जहाँ पर बहुत उसके संदर्भ में बहुत कम सूचनाएं हैं। एक है कि 9 राज्यों में राष्ट्र निर्माण, इस पर भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछा। स्टेट फॉर्मेशन इन न्यू स्टेट,
सॉरी, नेशन बिल्डिंग इन न्यू स्टेट, नेशन बिल्डिंग इन न्यू स्टेट, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन न्यू स्टेट। अब देखो, इस पे आपके पास जो सूचना है या इससे संबंधित जो कंटेंट है, ये बहुत कम किताबों में आपको मिलेगी। मैंने अपनी जो किताब मेरी है हिंदी मीडियम में मैंने लिखी है, हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनके सुविधा के लिए, मानव विज्ञान समग्रता में अध्ययन, तो उसमें मैंने इस चैप्टर को मेंशन किया है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन न्यू स्टेट। तो वो न्यू स्टेट का मतलब है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री अल्टीमेटली आज़ाद होते हैं, तो इनमें किस तरह से नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस आती है, इस पे प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। और ये टॉपिक बीपीएससी में ही मेंशन है, अदर जगह ये टॉपिक नहीं है स्पष्ट रूप से, हालांकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी राज्य एवं राजभिन्न समाज में अंतर वो एक टिपिकल क्वेश्चन है, बट उसको भी आप बहुत बेहतर तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है आपका रिलीजन, राइट। इसमें रिलीजन एंड मैजिक, लेकिन एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि रिलीजन का अप्रोचेस आप जरूर पढ़ेंगे, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन। अब आपके जो सिलेबस है स्टडी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिलीजन, आपके जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में दो ही चीज़ दिया हुआ है, एनिमिज्म और एनिमैटिज्म, राइट, आत्मावाद और जीवित सत्तावाद। अदर जो अप्रोचेज है रिलीजन के स्टडी के संदर्भ में, चाहे वो साइकोलॉजिकल अप्रोच हो, चाहे वो फंक्शनल अप्रोच हो, चाहे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का अप्रोच हो, चाहे सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा रिलीजन का स्टडी किया गया है, उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो बीपीएससी पूछ रहा हाल के वर्षों में, उसमें कुछ उसने अपने ट्रेंड में परिवर्तन किया है। जैसे 65 में आपको रिलीजन एवं मैजिक में जो अंतर पूछा, ये 19वीं शताब्दी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट के संदर्भ में, यानी 19वीं शताब्दी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिलीजन एवं मैजिक में किस प्रकार से डिफरेंसेस कर रहे हैं। समान तौर पर आप पढ़ रहे होंगे कि रिलीजन और मैजिक में क्या डिफरेंस है, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअस जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है रिलीजन एंड मैजिक का, उसका ग्रोथ पैटर्न जो है कि किस प्रकार से समय के साथ स्टडी का पैटर्न बदल रहा है, 19वीं शताब्दी में क्या था, 20वीं शताब्दी में क्या था, और 21वीं शताब्दी में हाल के वर्षों में 20 वर्षों में इसके स्टडी में क्या हुआ है, अगर इससे आप अवगत नहीं हैं तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाएंगे, राइट। इसके बाद का टॉपिक के बड़ा सिंपल टॉपिक है फील्डवर्क ट्रेडिशन। अब ध्यान रखिएगा कि फील्डवर्क ट्रेडिशन पहले जो नेचर था, राइट, पहले जो फील्डवर्क ट्रेडिशन से क्वेश्चन आया करते थे उसमें सीधे शॉर्ट नोट्स में फील्डवर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी या रोल ऑफ फील्डवर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंपॉर्टेंस ऑफ फील्डवर्क ट्रेडिशन इन एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन 64वीं में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्डवर्क ट्रेडिशन पे पूछ दिया। अब अधिकांश लोग इसको कंफ्यूज कर गए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्डवर्क ट्रेडिशन अगर पूछा जा रहा है तो फिर उस पे हम क्या लिखें, राइट। अब ध्यान ये रखना है कि फील्डवर्क ट्रेडिशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और फील्डवर्क ट्रेडिशन जो है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी का मेन मेथड है। तो कैरेक्टरिस्टिक आप जब लिखोगे तो उसमें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव हम फॉलो करते हैं, हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमारा मेन मेथड है, हमारा इमिक अप्रोच है, हमारा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, हमारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, हमें कंपैरेटिव मेथड का भी यूज़ करते हैं, हम हिस्टोरिकल मेथड का भी यूज़ करते हैं। यानी एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उस पर क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। और लास्ट टॉपिक जो आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का है, उस लास्ट टॉपिक के अंतर्गत बिहार के
जनजातियों का सामाजिक संगठन पढ़ना है। तो ध्यान ये रखना है कि लास्ट जो टॉपिक आपका है और फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में जो हम लोग पढ़ते हैं जनजातियों का इथनोग्राफिक प्रोफाइल, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करके पढ़ेंगे और तब जा करके आप सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के इस विषय वस्तु को आप समझ पाएंगे और इसके बारे में जो चीज़ें हैं आप पूरी तरह से स्पष्ट ढंग से आप समझ पाएंगे। अदरवाइज आप छिटपुट पढ़ के अब का जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने में मुझे लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं। इसलिए पहले तो आप विषय वस्तु को ध्यान से देखिए, फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा उन प्रश्नों को समझिए और उसके ट्रेंड के अनुरूप अपनी कंटेंट को डेवलप कीजिए, तब जा करके आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जो सेक्शन है उस सेक्शन को आप कवर कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि हाल के वर्षों में देखने को क्या मिल रहा कि बीपीएससी ने सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के सेक्शन वाला जो पार्ट है इसी पार्ट को ट्विस्ट करना शुरू किया है, राइट। हालांकि एक दो बार जो फिजिकल है उससे भी ट्विस्ट क्वेश्चन आए हैं, उसकी चर्चा हम उसके खंड में करेंगे, लेकिन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का जो क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेश्चन को बीपीएससी ने ट्विस्ट किया है और वो आपसे अपेक्षा रखता है कि आप थोड़ा उसका गहन अध्ययन करें। एंथ्रोपोलॉजी के सेक्शन को कैसे आप तैयार करेंगे? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की स्टूडेंट हैं, उनके लिए किस प्रकार से इसकी रणनीति बनाया जाए कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आप बहुत आसानी पूर्वक बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। तो देखिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंतर्गत मूल रूप से 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली चीज़ आप जानिए कि जो आपका सिलेबस है उसमें कई अनावश्यक चीज़ है जिसको देख करके आप थोड़ा सा भ्रमित होते हैं। 5 जो महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, पहला तो जैविक उद्विकास का सिद्धांत, जैविक उद्विकास का सिद्धांत, राइट। दूसरा टॉपिक जो है आपका प्राइमेट प्लस मानव का पशु जगत में स्थान, तीसरा जीवाश्म, चौथा मेंडल का आनुवंशिक नियम, और लास्ट टॉपिक जो है प्रजाति। और एक इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसमें आपको पोषण पढ़ना है, अंतः प्रजनन पढ़ना है और संकरण पढ़ना है। देखो, मूल रूप से अगर देखा जाए, मूल रूप से मैं कह रहा हूं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत 5 ही टॉपिक हैं और इस तरह से फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से आसान है। ध्यान ये रखना। कैसे आसान है आप देखेंगे और ये मार्क्स प्राप्त करने के दृष्टिकोण से भी काफ़ी बेहतर है कि इस पर आप कमांड डेवलप करें। इससे जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस दिखाई देता है बीपीएससी द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, उस सिलेबस में कई अनावश्यक चीज़ें हैं, उसको पहले आपको निकालने की ज़रूरत है। और फिर पहले पाठ्यक्रम को ठीक कीजिए और पाठ्यक्रम को ठीक करने के बाद उससे संबंधित कंटेंट डेवलप कीजिए। अभी ये चीज़ ध्यान ही रखना है कि जैविक उद्विकास का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है, 4। एक तो लेमार्कवाद को पढ़नी है, दूसरा नौ लेमार्कवाद पढ़ सकते हैं, डार्विनवाद पढ़ सकते हैं, नौ डार्विनवाद पढ़ सकते हैं और संश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें हैं और ये चीज़ जो है स्टैटिक है,
क्योंकि ये पहले का चीज़ है जिसमें हाल के वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं एक स्टैंडर्ड चीज़ आप कलेक्ट करें। दूसरा चीज़ ध्यान ये रखना है कि इसके अध्ययन में आप तुलनात्मक अध्ययन करें। जो सिद्धांत डेवलप हुए हैं उन सिद्धांतों का कंपैरेटिव स्टडी करें और ग्रेजुअल अध्ययन करें। ग्रेजुअल अध्ययन का मतलब क्या है कि लेमार्कवाद के बाद डार्विनवाद डेवलप होता है, राइट। तो लेमार्क और डार्विन में क्या समानताएं, क्या अंतर है, डार्विन में क्या कमियां थी, उसको नौ डार्विनवाद ने कैसे दूर करने का प्रयास किया, और फिर संश्लेषणात्मक सिद्धांत, संश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस तरह से सभी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसका सिंथेसिस करके उद्विकास को समग्रता में व्याख्यायित करने का प्रयास करता है, राइट। तो ये बड़ा सिंपल है और इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जितने भी सिद्धांत आप पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, उसकी आलोचना और उसका कंट्रीब्यूशन ये आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि उसमें कमियां क्या है और उस सिद्धांत का एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन में क्या योगदान है, राइट। इसी टॉपिक में मानव उद्विकास के जैव सांस्कृतिक आयाम की चर्चा है। मानव उद्विकास जैव सांस्कृतिक आयाम, देखो सिंपली बीपीएससी पूछ देता है कि मानव उद्विकास के जैव सांस्कृतिक आयाम की चर्चा करें, लेकिन इसके अंतर्गत आप बहुत लीड ले सकते हैं। लीड क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, और जो मनुष्य का जो जैविक उद्विकास हो रहा है उससे किस प्रकार से कल्चरल एवोल्यूशन उससे इंटीग्रेटेड होता है। क्योंकि आप देखोगे कि जो मानव उद्विकास, मानव के जैविक उद्विकास की प्रक्रिया जो आगे बढ़ती है, उसी समय क्या होता है कि प्री हिस्टोरिक कल्चर का एवोल्यूशन शुरू होता है, और प्री हिस्टोरिक जो कल्चर है उसके अंतर्गत मनुष्य का जैविक उद्विकास भी होता है और सांस्कृतिक उद्विकास भी होता है। तो दोनों एक दूसरे से किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस इंटीग्रेशन को आपको दिखाना है। क्योंकि आपको दिखाना है कि अगर मानव का जैविक उद्विकास हो रहा है तो मानव में कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताओं का डेवलपमेंट हुआ, कुछ इम्पॉर्टेंट जैविक विशेषताओं का विकास हुआ, जैसे बड़ा एवं विकसित मस्तिष्क, राइट। जैविक उद्विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य का मस्तिष्क लगातार ग्रो कर रहा, और जीव जगत में मनुष्य के पास ही सबसे बड़ा और विकसित मस्तिष्क है शरीर की तुलना में। तो ये बड़ा मस्तिष्क और विकसित मस्तिष्क का क्या रोल हुआ संस्कृति के निर्माण में, और संस्कृति के विकास ने किस प्रकार से मस्तिष्क के विकास को त्वरित किया, इसको अगर आप स्पष्ट कर दें तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिल सकता है। उसी तरह से त्रिविमीय दृष्टि, 3 डायमेंशनल विजन का विकास होता है। 3 डायमेंशनल विजन का क्या रोल है कल्चर के डेवलपमेंट में, राइट। और कल्चर किस तरह से 3 डायमेंशनल विजन को इन्फ्लुएंस करता है। इसी प्रकार से द्विपाद गमन, 2 पैरों पर चलना, तो द्विपाद गमन से मनुष्य में संस्कृति विकास की जो क्षमता, यानी हाथ हमारा फ्री हो गया, और हाथ फ्री हुआ तो हम कल्चर औजार का निर्माण कर सके। औजार के निर्माण और उपयोग ने फिर मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया को भी त्वरित किया और हमारे फिजिकल इवोल्यूशन की प्रक्रिया को भी त्वरित किया। तो इसकी कोरिलेशन को आप अगर स्पष्ट कर दें, फिर हाथ में जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, तो जब ग्रास्पिंग कैपेसिटी डेवलप होती है और हम कल्चर का निर्माण कर लेते हैं, तो हम अपने प्रकृति के साथ जैव सांस्कृतिक अनुकूलन करते हैं, और इस जैव सांस्कृतिक अनुकूलन का मनुष्य के जैविक उद्विकास में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि भाषा के माध्यम से संप्रेषण करने की क्षमता।
तो भाषा के माध्यम से संप्रेषण करने की जो क्षमता का विकास है, इसमें जैविक उद्विकास की भी भूमिका है और सांस्कृतिक उद्विकास की भूमिका है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखो कि मनुष्य ने जब संस्कृति का विकास किया तो प्राकृतिक के चयन की जो प्रक्रिया है उसको मनुष्य ने संस्कृति के द्वारा प्रभावित किया, और इसलिए मनुष्य ने संस्कृति के माध्यम से प्रकृति के समक्ष बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया। और इसलिए जब मनुष्य का उद्विकास होता है तो उस उद्विकास में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया जैविक और सांस्कृतिक दोनों ही पहलू से प्रभावित होती है, और इसलिए इसको जैव सांस्कृतिक आयाम के अंतर्गत आपको पढ़ना। दूसरा, एक बार बीपीएससी ने प्रश्न इस पे भी पूछा कि जैविक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास में अंतर क्या है। तो अब अगर आप ये तैयार नहीं किए हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है, क्योंकि जब इस पहलू को आप पढ़ रहे हैं तो ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि जैविक उद्विकास और सांस्कृतिक उद्विकास में क्या डिफरेंसेस है। तो इसके अलावा इस टॉपिक के अंतर्गत एक और आपका है माइक्रो इवोल्यूशन टर्म दिया हुआ है। कई बार लोग पूछते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या है। इसका मतलब है कि अगर आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और उसमें माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन, ये सूक्ष्म एवं बृहद उद्विकास, अगर सूक्ष्म एवं बृहद उद्विकास आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि उद्विकास को ही आप नहीं समझ रहे हैं। देखो, उद्विकास इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक विकास की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव का सरल से जटिल जीव में रूपांतरण होता है। तो जब यह रूपांतरण क्यों होता है? जीवों के जीन आवृत्ति में परिवर्तन के कारण। और जीवों की जीन आवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसके लिए कारक है, म्यूटेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, आइसोलेशन है, जेनेटिक डिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है। तो जब किसी स्पीसीज के भीतर परिवर्तन होता है और उसी प्रजाति का निर्माण होता है तो उसको माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं, और जब एक नई स्पीसीज का निर्माण हो जाता है तो उसको मैक्रो इवोल्यूशन कहते हैं। ये छोटी सी बात है। दूसरा जो टॉपिक है मानव का पशु जगत में स्थान का निर्धारण, ये पूरी तरह से स्टैटिक और फैक्चुअल है, और इसको आप डायग्राम के माध्यम से आप प्रेजेंट करेंगे जिसमें आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। और प्राइमेट का अध्ययन करना, ध्यान ये रखना है कि प्राइमेट के संदर्भ में बहुत छोटा सा चीज़ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, ये संभवतः 59 का क्वेश्चन है जो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, और अधिकांश लोग उसके क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिसमें पूछा गया था कि एप एंड मैन, कपी एवं मानव के शारीरिक एवं जैव साधिकी हिंदी में टर्म था, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन था कि इसके इथोलॉजी और एनाटॉमिकल फीचर के आधार पर आप इनका कंपैरिजन करें, है ना, इनका आप कंपैरिजन करें इसके आधार पर एप और मैन का। अधिकांश विद्यार्थी जो कि बीपीएससी के क्वेश्चन पर सिलेबस पर कंसंट्रेट थे और इथोलॉजी वो नहीं पढ़े थे। इथोलॉजी का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। एक जगह ध्यान ये रखना है कि कपी एवं बंदर के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन ये बीपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आप उसमें स्पेशली जो प्राइमेट बिहेवियर नहीं पढ़ते हैं तो इस तरह के प्रश्न को आप नहीं समझ पाए, और इस तरह के प्रश्न को आप नहीं समझ पाए तो फिर एक क्वेश्चन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं और इसके चलते आपको मार्क्स जो है कम मिलती है। जबकि यूपीएससी में जो है प्राइमेट व्यवहार एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे प्राइमेट यानी कि प्रोसिमियन, बानर, कपी और मानव, इन चारों के व्यवहार का अध्ययन विस्तृत तौर पर करते हैं, गहन रूप से करते हैं।
तो जब आप विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे चारों के, प्रोसिमियन, वानर, कपि और मानव के व्यवहार का, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कपि एवं मानव के व्यवहार या उसकी जो शारीरिक संरचना है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आप ये बहुत आसानी पूर्वक इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। इस व्यवहार में आप देखोगे कि कपि एवं मानव का जो व्यवहार है उसके व्यवहार में कई समानताएं भी और कई अंतर है। अंतर का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मनुष्य जो है वो सांस्कृतिक प्राणी है, तो मनुष्य का व्यवहार उसके संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है, जबकि कपि का व्यवहार संस्कृति के द्वारा नहीं निर्धारित होता है। लेकिन अंतर होने के बावजूद समानता क्या है कि दोनों प्राइमेट सदस्य है, इसलिए मनुष्य और कपि का जो यौन व्यवहार है, सेक्सुअल जो बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब है कि सेक्सुअल पार्टनर के सिलेक्शन में, फिर बच्चों के लालन पालन में, फिर अफेयर्स के संदर्भ में, फिर लर्निंग के संदर्भ में, फिर स्पोर्ट्स के संदर्भ में, प्रीडेटर के साथ जो बिहेवियर है, एफिलिएटिव जो बिहेवियर है, ये सारे बिहेवियर में समानता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ढंग से आप पढ़ें तो फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। और हाल के वर्षों में बीपीएससी ने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, तो आपको उस ट्रेंड के अनुरूप जो है आपको अपनी मटेरियल्स को अब तैयार करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को तैयार करना पड़ेगा। और जब ट्रेंड्स के अनुरूप आप कंटेंट को डेवलप कर लेंगे तो फिर आपको किसी तरह से कोई कठिनाई नहीं होती है। और इन चीज़ों को मतलब कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि प्रोसिमियन और एंथ्रोपॉइड में क्या अंतर है। ठीक है, नई दुनिया के बानर और पुरानी दुनिया के बानर में क्या अंतर है, एप और मनुष्य में क्या अंतर है, ये तो आप पढ़ते ही हैं। लेकिन इसमें व्यवहार पर भी आपको ध्यान देना है और शारीरिक संरचना पर भी ध्यान देना है, फिर आपको किसी तरह से इस टॉपिक में कठिनाई नहीं होगी। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत एक तो आप जो जीवाश्म से संबंधित टॉपिक है, इसमें कई अनावश्यक चीज़ दिया हुआ है जिसको आप एलिमिनेट कर देंगे तो बेहतर होगा। राइट, इसमें कुछ ही जीवाश्म को आपको पढ़ना है, बाकी आप जो जीवाश्म में बहुत सारे दिए हुए हैं उसको आप को करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जीवाश्म को आपको पढ़ना है उसमें ड्रायोपिथेकस, राइट, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और निएंडरथल, और फिर होमो सेपियंस। देखिए इतना ही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ कि अधिकांश विद्यार्थी जब जीवाश्म को पढ़ने जाते हैं तो उनका कहना है कि ये जटिल है, लेकिन ये सिंपल है। कैसे कि जीवाश्म के अध्ययन का अप्रोच है। ध्यान ये रखना है कि जब आप जीवाश्म पढ़ते हैं, फॉसिल्स पढ़ते हैं, तो किस लिए पढ़ते हैं? तो फॉसिल्स आप पढ़ते हैं मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए जब जीवाश्म को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आपको प्रत्येक जीवाश्म के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो कंपैरेटिव आप पढ़ेंगे तो उससे आपको याद रहेगा, क्योंकि ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा। यहाँ से यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं तो ग्रेजुअल कुछ चीज़ों में परिवर्तन होगा। लेकिन जीवाश्म जब पढ़ें तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज, राइट, यानी प्रत्येक जीवाश्म का जो इंट्रोडक्शन आप तैयार करेंगे तो उस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप उसकी खोज की बात करेंगे कि किससे मानव शास्त्री ने, किससे पूरा जीवाश्म शास्त्र मानव शास्त्री ने सर्वप्रथम उसकी खोज की, उसके प्लेस का नाम भी आप याद रखें, या जो
खोज हुआ, उसमें कौन सी कंकालीय संरचना मिले, इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप उसको ज़रूर नोट करें। दूसरा चीज़, खोज के बाद आप भौगोलिक विस्तार। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि खोज के बाद जब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो भौगोलिक विस्तार को प्रेजेंट करने के लिए अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाना जानते हैं, प्रैक्टिस कर लें और वर्ल्ड के मैप में इन जीवाश्मों के भौगोलिक विस्तार को इंडिकेट करके रख लें और उसी के अनुरूप जो है आप परीक्षा में प्रेजेंट कर दें तो आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है और ये तब आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है कि आप शारीरिक विशेषता, फिजिकल फीचर, तो देखो शारीरिक विशेषता में आकर के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20, 25, 30 विशेषताओं को रट जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा तैयार किया हूँ। ध्यान ये रखना है कि जब आप पे बीपीएससी के क्वेश्चन को भी, पैटर्न को अब देखेंगे तो उस पैटर्न के अंतर्गत एक क्वेश्चन में भी 2-3 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा, तो आपके पास एक तो स्कोप 20-25 लिखने की नहीं होती है। दूसरा, हमने पहले ही कहा कि आप फॉसिल्स को क्यों पढ़ रहे हैं, फॉसिल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद करने के लिए पढ़ रहे हैं या मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो हम लोग मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म का अध्ययन जब मानव उद्विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ इम्पॉर्टेंट शारीरिक विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है जिसका उद्विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसके माध्यम से उद्विकास को स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर आपके पास सूचना है जीवाश्म के क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में तो आप जीवाश्म के क्रेनियल कैपेसिटी को रिमेंबर रखें और एक कंपैरेटिव आप डेटा बना लें। दूसरा, उसके सुप्रा ऑर्बिटल रीज, ये सुप्रा ऑर्बिटल रीज होती है और इसका लक्षण क्या है कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत लगातार ये रिड्यूस होगा, राइट। पहले हैवी था और उसके बाद ये हल्का होते जाएगा। तीसरा, ऑसिपिटल रीजन के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी बात करें, फोरामेन मैग्नम की आप बात करें, फिर पेल्विक की बात करें, सोनी प्रदेश की आप बात करें, फिर जबड़ा एवं दांत के संदर्भ में आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है। जीवाश्म जब भी अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में अध्ययन में हमारे पास रहती है और कुछ जीवाश्म के संदर्भ में हमें उसके फीमर के बारे में भी जानकारी मिल रही है, टिबिया के बारे में भी जानकारी मिल रही है, या फिर जीवाश्म के अध्ययन से हमें लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं आप उसको कलेक्ट करें और फिर उसके माध्यम से शारीरिक विशेषताओं को लिखें। चौथा जो आप इसमें हेड बनाएंगे, सांस्कृतिक। देखिए, सांस्कृतिक विशेषता पहले वाले जीवाश्मों में नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप होमो हैबिलिस से आगे बढ़ते हैं तो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहेगा। होमो इरेक्टस के भी कल्चर रहेगा, निएंडरथल के भी रहेगा, होमो सेपियंस के भी रहेगा। इसको हाईलाइट नहीं करना है, लेकिन इसका 2-3 पॉइंट्स आपको देना है। और इसके बाद अगर आप जीवाश्म अध्ययन करते हैं तो जीवाश्म का 5वां जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है फाइलोजेनेटिक पोजीशन। फाइलोजेनेटिक पोजीशन यानी कि जीवाश्म के जाति वृत्तीय स्थिति का निर्धारण। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि इस जीवाश्म का मानव उद्विकास में क्या योगदान है, या पूरा जीवाश्म मानव शास्त्री किस प्रकार के विचार व्यक्त करते हैं इसके कंट्रीब्यूशन के संदर्भ में। तो अधिकांश इसका विश्लेषण आप डायग्राम के माध्यम से करें, इसके लिए डायग्राम उपलब्ध है। और इस तरह से ये 5 हेड में आप किसी भी जीवाश्म को बांट करके
और उसका बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और तब आप देखेंगे कि जीवाश्म का जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ ना हो करके आसान हो जाएगा। इसके बाद जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें ध्यान ये रखना है कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के पार्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मेंडल के आनुवंशिकी का नियम, राइट। ये बड़ा सिंपल भी है, स्टैटिक भी है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड आप अपना बढ़ा सकते हैं। तो मेंडल के जो आनुवंशिकी का नियम है उसका प्रयोग जो है, एकल संकरण या द्विसंकरण प्रयोग जो है, उस प्रयोग और उससे संबंधित डायग्राम तो आप तैयार रखेंगे ही, लेकिन मेंडल का नियम जब पढ़ते हैं तो इसके अध्ययन के अंतर्गत हमको मानव के संदर्भ में उपयोग, राइट, मानव के संदर्भ में उपयोग, एक तो ये टॉपिक के जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो आपको तैयार करके रखिएगा। और फिर इसकी आलोचना भी, इसके क्रिटिक्स भी, इसमें क्या कमियां थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थे, ये आप तैयार रखिएगा। तो देखो मेंडल का जो नियम है, मनुष्य में मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में, एकल जीनी इनहेरिटेंस में मेंडल के लॉ का बहुत बड़ा उपयोग होता है। यानी मनुष्य में कई ऐसे लक्षण हैं जो एक जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं और वह मेंडल के नियमों के अनुरूप वंशागत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो उसका आइडेंटिफिकेशन जो है हम मेंडल के नियम का उपयोग करके करते हैं। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि पीटीसी, फिनाइल थायोकार्बोमाइड जो टेस्ट है, पीटीसी जो टेस्ट है, इस पीटीसी टेस्ट में मेंडल के जो अनुवांशिक का नियम है जिसमें द्विसंकरण उसने प्रयोग किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो फिनाइल थायोकार्बोमाइड का जो टेस्ट मनुष्य के संदर्भ में किया जाता है उसमें मेंडल का यह नियम उपयोगी है। तीसरा आप बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है मेंडल के नियम पर आधारित है। पैटर्निटी डायग्नोसिस जब हम करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के आधार पर और डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर, ये भी मेंडल के नियम के अनुरूप है। फिर पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण जो हम करते हैं वो मेंडल के नियम पर आधारित है। फिर सेक्स का जो डिटर्मिनेशन किया जाता है वो मेंडल के नियम पर आधारित है। फिर कई ऐसे आनुवंशिक जो बीमारी है उसका डायग्नोसिस किया जाता है मेंडल के नियम के अनुरूप है। या मेंडल का नियम हम स्क्रीनिंग में भी उपयोग करते हैं कि जेनेटिक जो स्क्रीनिंग है उसका जो थ्योरी जो निर्धारित होता है वो मेंडल के नियम के अनुरूप होता है। मेंडल के नियम का उपयोग कर हम ट्रांसजेनिक फसल और एनिमल का उत्पादन कर रहे हैं। मेंडल के नियम का उपयोग करके हम संकरण पौधों और एनिमल का हमने विकास किया है। तो ये एक तो कलेक्शन आपको रहना चाहिए जो कि हर जगह उपलब्ध है। और दूसरा मेंडल के नियम में कमियां क्या है, राइट। तो कमी में ध्यान ये रखना है कि मेंडल के नियम का जो आलोचना करते हैं उसके संदर्भ में एक तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टीफैक्टरल इनहेरिटेंस, ये यूपीएससी में दिया हुआ है, पेलियोट्रोपिक इफेक्ट, कोडोमिनेंस, राइट, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, ये सब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मेंडल के नियम का अपवाद है, उसकी आलोचना करता है। तो आप इसके संदर्भ में भी अलर्ट रहें और इसके संदर्भ में अलर्ट रह करके आप मेंडल को तैयार कर सकते हैं। देखिए पोषण, अंतःप्रजनन और संकरण ये टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में और 65 में इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेकिन केवल नाम मेंशन है। अगर आप देखोगे कि यूपीएससी की जो तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं तो पोषण यूपीएससी के सिलेबस में 2 जगह है। एक तो पोषण से संबंधित 15 जगह आपको पोषण से न्यूट्रिशन से संबंधित चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। एक तो एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो
न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज है, यानी पोषण जब आप पढ़ेंगे, पोषण का जो फैक्टर है डिजीज के निर्धारण में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के निर्धारण में, और फिर न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से कंटेंट आप ले सकते हैं, बहुत बेहतर कंटेंट है। और इसके संदर्भ में कई केस स्टडी भी है, ये केस स्टडी के माध्यम से भी आप इसकी तैयारी करेंगे, ये भी केस स्टडी के माध्यम से करेंगे। और संकरण हाइब्रिडाइजेशन कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन तीनों पर प्रश्न पूछा गया है 65 में, तो उस प्रश्न को 2 में तो केस स्टडी के माध्यम से, 3 में केस स्टडी के माध्यम से आप लिखेंगे और इसके जो संदर्भ है उसको वहाँ पर रेखांकित करेंगे। प्रजाति के संदर्भ में बीपीएससी के सिलेबस में 4-5 जगह अनावश्यक टॉपिक बना हुआ है। प्रजाति में आपको पढ़ना है प्रजाति क्या है, फिर आपको रेस फॉर्मेशन यानी प्रजाति का निर्माण कैसे हो रहा, फिर आप उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि रेशियल क्राइटेरिया क्या है या रेशियल क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, और लास्टली जो है आप भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय वर्गीकरण भी पे आपको फिजिकल में भी मेंशन है, और ये चीज़ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। और विश्व के प्रमुख प्रजातियों का अध्ययन, तो कुल मिला के प्रजाति एक फैक्चुअल टॉपिक है जिसकी पूरी तरह पहले से तैयारी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रजाति के अंतर्गत जो 4-5 टॉपिक आपको दिया हुआ है उसमें बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, उसको लेकर घबराना नहीं है। इसके अंतर्गत मूल रूप से आपको 5 चीज़ पढ़नी है। एक, प्रजाति क्या है, दूसरा प्रजातिवाद क्या है, तीसरा आपको पढ़ना है प्रजाति निर्माण, प्रजाति वर्गीकरण और विश्व की प्रमुख प्रजाति और भारतीय जनसंख्या का प्रजाति वर्गीकरण, जो कि हम लोग इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिक रूप से आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इतना ही चीज़ पढ़ना है, और इतने चीज़ों को पढ़ के अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चन चूँकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, 1-2 बार क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, अदरवाइज आप बहुत ही रिलैक्स हो करके आप आंसर को लिख सकते हैं और फिर आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, मैंने पहले ही कहा कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में सिलेबस जो है पूरी तरह से डिफाइंड है। सिलेबस का जो पार्ट है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, उसमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं है, सिलेबस के आधार पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन लेकिन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी जो आप करने जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको विशेष रूप में ध्यान देना है कि एक टॉपिक जो आपका प्री हिस्ट्री से संबंधित है और प्रोटो हिस्ट्री, राइट, यानी कुछ टॉपिक तो आपको इतिहास से संबंधित है, और इससे आप ध्यान रखिएगा कि प्राक इतिहास या आदि इतिहास या सिंधु सभ्यता, इससे लगातार बीपीएससी प्रश्न पूछता है, राइट। और ये बहुत मार्क फेचिंग है, अगर आप बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को कलेक्ट करके रखते हैं और प्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो प्री हिस्ट्री है, राइट, ये बहुत बड़ा है और कई बार प्रश्न पूछ दिया एक ही प्रश्न में कि प्राक ऐतिहासिक संस्कृति का विवरण प्रस्तुत करें, जिसके अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, राइट। तो इसको जब तक एक टेबलर फॉर्म में आप अपने मटेरियल को कलेक्ट करके नहीं रखेंगे तब तक आप अपने आंसर को लिखने में सक्षम नहीं रहते हैं। दूसरा चीज़ कि जब प्री हिस्ट्री पढ़ें तो इसके अंतर्गत जो टूल्स है, अगर आप इसका डायग्राम बना दें तो आप बहुत लीड ले सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, टूल्स का डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस करके बना दें तो बहुत लीड कर सकते हैं। तीसरा चीज़ कि जो पूरा स्थल है
उस पूरा स्थल को इंडिया का मैप बनाकर आप प्रेजेंट कर दें तो ये बहुत बेहतर रहेगा। और फिर कंपैरेटिव आप उसको तैयार करेंगे। ये स्टैटिक पोर्शन है और इसकी तैयारी होनी चाहिए। और इसमें क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट भी करता है, ध्यान ये रखना है। जैसे अभी बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है 65 में, लेकिन इसमें पूरा पसानिक और मध्य पसानिक दोनों को मिला के प्रश्न पूछ दिया है, राइट। तो आप एक प्रश्न में दो दो क्वेश्चन को मिला के पूछा जा रहा, तो उसके बीच बैलेंस आपको बना के रखने की आवश्यकता है। इसके बाद जब भारतीय समाज के बारे में आप पढ़ेंगे, ये एक टॉपिक है भारतीय समाज के बारे में, जिसमें के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म एवं पुनर्जन्म, पुरुषार्थ, ऋण इत्यादि की अवधारणा पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है, इसके क्लियर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। और जब इसको पढ़ते हैं तो फिर इसका मेरिट, इसका डिमेरिट और वर्तमान सोसाइटी के लिए इसकी प्रासंगिकता आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय समाज के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ टॉपिक है, जैसे जाति व्यवस्था। ये जाति व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, जाति व्यवस्था जब भारत में कास्ट सिस्टम पढ़ने जाएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके अप्रोच भी आपको पढ़ना है कि कास्ट सिस्टम के अध्ययन की अप्रोच है ना। जो भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया, तो उसका एक अप्रोच मानव शास्त्रियों ने अलग अलग अप्रोच डेवलप किया। जैसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण है ना, ल्यू डूमा ने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जाति का अध्ययन किया, और एयर देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जाति का अध्ययन किया, जिसमें जाति की संरचना पर बल देते हैं। और क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी जाति का क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी है। तो जाति के अध्ययन के दृष्टिकोण, जाति की विशेषता, जाति की संरचना, जाति में परिवर्तन और जाति व्यवस्था से संबंधित केस स्टडी। ध्यान ये रखना कि इसके संदर्भ में बहुत सारे केस स्टडी हैं। जाति के जो एलिमेंट है जजमानी व्यवस्था, उसको भी आपको समझना है। आपको संयुक्त परिवार जो भारतीय समाज की के महत्वपूर्ण विशेषता है, ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में विघटन, ये टॉपिक के इन जनरल पूछा जाता है बिहार लोक सेवा आयोग में। इसके संदर्भ में भी बहुत सारे केस स्टडी है। उस केस स्टडी के माध्यम से आप इसको तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का एक फैक्चुअल टॉपिक है इथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट, इथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट इन इंडियन पॉपुलेशन। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखो कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट का मतलब भाषाई वर्गीकरण। एक बार बीपीएससी ने क्या किया कि लिंग्विस्टिक के जो वर्गीकरण है उसको सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत दे दिया था, जिसमें उसने पूछा था कि शास्त्रीय जो वर्गीकरण है लिंग्विस्टिक का, उसकी चर्चा कीजिए। तो कई लोग कंफ्यूज कर गए थे। इस तरह का भी बीपीएससी काम कर रहा है। ये फैक्चुअल है। इथनिक तो रेशियल क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, जो कि आप फिजिकल में भी पढ़ रहे हैं, एक जगह आप करके पढ़ लेंगे। इसके बाद भारत में मानव विज्ञान का विकास, भारत में मानव विज्ञान का विकास। अब देखो, ये जनरल टॉपिक है, भारत में मानव विज्ञान का विकास। लेकिन भारत में मानव विज्ञान के विकास के साथ दो टॉपिक और जुड़ा हुआ है। भारतीय मानव वैज्ञानिकों का जनजातियों के अध्ययन में योगदान और भारतीय मानव वैज्ञानिकों का कृषक के समाज के अध्ययन में योगदान या जाति के अध्ययन में योगदान। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत इसको अगर आप आंसर करेंगे तो बहुत आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको केस स्टडी चाहिए, यानी कुछ मानव शास्त्री हैं उनके द्वारा जो स्टडी किया गया है उस स्टडी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे भारत के गांवों का अध्ययन के संदर्भ में जो केस स्टडी, मुख्य रूप से केस स्टडी किया गया है, बहुत सारे मानव शास्त्री किए हैं, उसका एक मैप आप इंडिया का मैप बना सकते हैं।
मैप के माध्यम से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें ईयर नोट कर सकते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम दे सकते हैं। इसी तरह से कृषक के बारे में भी जो स्टडी है उसको भी दे सकते हैं, ट्राइबल के बारे में जो स्टडी है उसको भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर प्रेजेंट आप कर रहे हैं वो दिखाई देने लगेगा, एग्जामिनर को दिखाई देने लगेगा। दूसरा है कि कंट्रीब्यूशन जब मानवशास्त्रियों का आप लिखेंगे तो उसके दो पहलू होंगे। एक तो सैद्धांतिक के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किया है भारतीय मानव विज्ञान के अंतर्गत, जो कि आगे के टॉपिक में हमें पढ़ना है, जिसमें हम बात करते हैं एनएमएस की बात करते हैं, नेचरमैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, या सीक्रेट कॉम्प्लेक्स की बात करें, या लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की बात करें, या संस्कृताइजेशन या डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रोक्रियलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट भारतीय मानव वैज्ञानिकों का योगदान है, यानी थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन है। और अप्लाइड में कंट्रीब्यूशन में आपको देना है कि उसका भारतीय समाज के में क्या एप्लीकेशन हो रहा है, यानी भारतीय समाज के विकास और कल्याण में इनका क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत जनजातियों के संदर्भ में अध्ययन करना है। तो देखो, जनजातियों का जो अध्ययन करना है, भारत के जनजातियों का, उसके 3-4 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जनजातियों का इथनोग्राफिक प्रोफाइल, राइट, यानी भारत के उसमें लिखा हुआ है भारत की जनजातियों का इथनोग्राफिक के प्रोफाइल आपको तैयार करना होता है। लेकिन बिहार में बिहार के संदर्भ में पूछता है, तो बिहार की जो जनजाति हैं, जिसका हमने आपको सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत भी बिहार के जनजातियों का सामाजिक संगठन पढ़ना है, तो बिहार के जो मुख्य जनजाति हैं उनके निर्जाति विवरण आप तैयार कर लीजिएगा। ये निर्जाति विवरण आप संथाल, मुंडा, उरांव और बिरहोर, असुर, ये जो मुख्य हो जनजाति हैं, इनका इथनोग्राफिक प्रोफाइल आप तैयार करके रखेंगे, क्योंकि इस पे एकदम एज इट इज क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इसके बाद हमें जनजाति के संदर्भ में जो पढ़ना है उसमें एक तो जनजातियों की समस्याएं, राइट। अब ध्यान ये रखना है कि जनजातीय समस्याएं क्वेश्चन पूछा जाता है और आमतौर पर लोग जीएस टाइप के इसका आंसर लिखते हैं। देखो, जनजातीय समस्याओं के अध्ययन में आपको केस स्टडी आपको देना ही देना है। अगर आप केस स्टडी नहीं देते हैं, राइट, तो फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो सारी जो समस्याएं आपके सिलेबस में मेंशन है, चाहे जनजातीय विस्थापन या पुनर्वास की समस्या हो, चाहे औद्योगिकरण नगरीकरण का जनजातियों पर प्रभाव हो, या जंगल एवं जनजाति से संबंधित समस्याएं हैं, या भूमि अलगाव से संबंधित समस्याएं हैं, या ऋणग्रस्तता है, या लो शिक्षा है, अगर लो लिटरेसी रेट है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो सांस्कृतिक संपर्क की समस्या, तो ये जो समस्या दी हुई है इसके लिए आपको केस स्टडी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि केस स्टडी आप नहीं देते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ा मतलब उसमें बहुत गेन नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे भूमि अलगाव की समस्या है, तो भूमि अलगाव की समस्या के संदर्भ में कई केस स्टडी है। जैसे वान हेमनडॉर्फ ने आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में गूढ़ जनजाति का जो विस्थापन हुआ उसका अध्ययन किया, उसके संदर्भ में केस स्टडी है। BKRB राव का जो केस स्टडी है वो बिहार और खासकर झारखंड और उड़ीसा के जनजातियों के संदर्भ में है। LP विद्यार्थी का HEC हटिया की स्थापना जब होती है, HEC की स्थापना हटिया में होती है, तो उसके प्रभाव स्वरूप जो जनजातियों का विस्थापन होता है रांची में, तो उसका LP विद्यार्थी ने अध्ययन किया। राजेंद्र सिंह ने पतरातू का अध्ययन किया है, उसके चलते जो विस्थापन हुआ है। जयंत कुमार ने बोकारो स्टील सिटी में जो विस्थापन हुआ है उसका उन्होंने अध्ययन किया है। इसके बाद PK दास ने अध्ययन किया है, झिकपानी का अध्ययन किया है। ARN श्रीवास्तव ने अध्ययन किया, आपको बेलाडीला का अध्ययन किया।
कमलकांत मिश्रा ने हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश से और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जनजातियों की विस्थापन, भूमि अलगाव, ऋणग्रस्तता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया है। तो इस तरह के अध्ययन, केस स्टडी आपके पास है और आप केस स्टडी के माध्यम से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं तो फिर जाकर आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज वो जीएस टाइप का आप लिखेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद जो टॉपिक आपका है जनजातियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, अनुसूचित जाति का भी है और जनजाति का भी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि संवैधानिक प्रावधान जो दिया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसको तो याद रखना ही है, लेकिन उसमें एक बार अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जोड़ दिया कि संवैधानिक प्रावधानों का क्या लाभ हुआ है इन जनजातियों का, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ, कंटेंट बता रहा हूँ कि जनजातीय कल्याण मंत्रालय का एनुअल जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जनजातीय और गैर जनजातीय जनसंख्या के पॉपुलेशन और उसकी एजुकेशन, उससे जो सामाजिक सुविधा प्राप्त हो रहा, यानी उसके स्वास्थ्य के संदर्भ में, उसके पेयजल के संदर्भ में, कच्चे पक्के आवास के संदर्भ में, नाली के संदर्भ में, एजुकेशन में ड्रॉप आउट बच्चों का हो रहा, उसके संदर्भ में एक बृहद डेटा दिया गया है और कंपैरेटिव स्टडी है उसमें। तो आप वहाँ से डेटा कलेक्ट करके और फिर इस चीज़ को आप तैयार करके इसको और बेहतर आप कर सकते हैं संवैधानिक प्रावधान वाले पहलू का। इसके बाद आपका है जनजातीय विकास कार्यक्रम। अब देखिए जनजातीय विकास कार्यक्रम जो है इस पे प्रश्न पूछा भी गया है हाल के वर्षों में, शायद 65वीं या 64वीं में कुछ पूछा गया है। तो जनजातीय विकास से जो कार्यक्रम है इसका एक लिस्ट आपको बनाना है जो कि 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम से शुरू होता है और प्रेजेंट तक है ये, और फिर इस कार्यक्रम का इवैल्यूएशन भी आपके पास होना चाहिए कि उससे क्या क्या लाभ हुए और लाभ नहीं हुए तो उसकी क्या सीमाएं हैं। इसकी पूरी एक आपको लिस्ट बना करके और उसको कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है, कंटेम्प्रेरी जो सरकार की पॉलिसी है वर्तमान सरकार के कुछ जनजातीय विकास के संदर्भ में जो कार्यक्रम है उससे उसको कोरिलेट करके और तब आप तैयार करेंगे तो जा करके आप बेहतर इसमें स्थिति में होंगे। इसके बाद एक टॉपिक है रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए रोल एंड एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, मानव विज्ञान के जनजातीय एवं ग्रामीण विकास में भूमिका, तो इस टॉपिक को तो आपको तैयार कर ही लेनी चाहिए क्योंकि इसमें ये जज होगा कि रियल में आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है तो कितनी समझ आपने विकसित किया है। और इसमें मैं दो चीज़ ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा कि जब रोल को लिखेंगे तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजी के दो सेक्शन है, एक तो रोल ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और रोल ऑफ एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानवशास्त्री सलाहकार की भूमिका अदा करता है और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानवशास्त्री खुद जनजातीय विकास कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता है और उसको अपने निर्देशन में सफलीभूत करता है। इस पे एक डिटेल्स हम कभी चर्चा कर लेंगे। और लास्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित इशू। तो कुल मिला के आपके इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो क्वेश्चन है और जो टॉपिक है वो क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर होती है। इसमें अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कुछ जो है मैंने कहा कि जनजातीय विकास कार्यक्रम है उसको अप टू डेट करें। दूसरा क्या है कि जनजाति से संबंधित अधिकांश चीज़ों के संदर्भ में केस स्टडी उपलब्ध है। कई केस स्टडी की चर्चा मैंने इस डिस्कशन के अंतर्गत आपसे किया और भी केस स्टडी है जिसको आप कलेक्ट करके और इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप मानव विज्ञान जो है
विषय वस्तु, इसके विषय वस्तु है, इसके तीनों खंड की आप तैयारी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना चीज़ें करते हैं और इसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं तो आपको बेहतर मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट, धन्यवाद।